आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन। स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस सर। आज हम रिवाइज करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम एनएसपी कहते हैं। नर्व जो वर्ड आया है ये न्यूरॉन से आया है। नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। ठीक है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो कि कंडक्शन का काम करते हैं। न्यूरॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसमें कंडक्शन की एबिलिटी होती है। यदि कोई स्टिमुलस रिसीव होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और नर्व के थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है और किसी भी स्टिमुलस के प्रति फिर ब्रेन अपना रिस्पॉन्स शो करता है। और नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ये हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सबसे बड़े सेल होते हैं न्यूरॉन सेल। सबसे लंबे सेल होते हैं। ठीक है। और ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स में जो न्यूरॉन जिससे स्टिमुलस आ रहा है या जिससे जनरेट हुआ है हम उसको प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और दूसरा न्यूरॉन जो उससे कनेक्टेड है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। और सिनेप्स पे कंडक्शन जिस केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी क्या होता है, स्टिमुलस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इनहिबिटरी स्टिमुलस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है डोपामीन, गाबा और सेरोटोनिन। और एक्साइटेटरी का एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रेनालिन, ग्लूटामेट और हिस्टामिन। हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड भी होता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। ठीक है। तो आज हम इसी ब्रेन और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, हाइपोथैलेमस, ये सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर है ये और इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रेगुलेशन और कंट्रोल। हमारी बॉडी में जो नियंत्रण है, जो रेगुलेशन हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कोई भी मैसेज यदि कैरी फॉरवर्ड करना है तो हॉर्मोन्स के थ्रू वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए प्रमोट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है, सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में मिलजुल के काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का काम है हार्मोन रिलीज करना और ये हार्मोन केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये बॉडी में कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुआ और हमारी ग्रोथ हुई, है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, मिल्क का प्रोडक्शन होना, है ना। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं ये हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं। और एकमात्र नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है ये। ठीक है। इसका काम करने का तरीका बहुत फास्ट है। ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स आता है और इसमें स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्वान स्वान सेल क्या होते हैं, सीएनएस में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है तो उसको हम स्वान सेल्स बोलते हैं। और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है ना, मतलब जो कार्यात्मक इकाई है नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की, वो न्यूरॉन है। ठीक है। अब न्यूरॉन के पार्ट्स कितने होते हैं। न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है। एक्सॉन लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, सेल बॉडी राउंड शेप का होता है और सेल बॉडी से डेंड्राइट्स कनेक्टेड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन को क्लासिफाइड किया गया है माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। ऐसे न्यूरॉन जिसपे माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन और जिसमें नहीं है उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। अब जो न्यूरॉन्स मसल्स, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई देते हैं उनको हम सोमैटिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और विसरल न्यूरॉन हम उनको कहते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई देते हैं। क्रेनियल नर्व्स होती है 12 जो कि क्रेनियम से निकलती है। ठीक है। और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है हमारी रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन
और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रेनियम के अंदर। ठीक है, क्रेनियम एक होल होता है बोन का, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन हमारा सुरक्षित रहता है। ब्रेन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं स्टिमुलस का, और उसके रिटर्न में ब्रेन जो रिस्पॉन्स शो करता है वो मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं। सपोज हमने सडनली किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया, तो हमारे ब्रेन में स्टिमुलस जाएगा कि गर्म है। तो ये जो स्टिमुलस कैरी ऑन होगा, ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स करेंगे, और जो ब्रेन से सिग्नल आएगा वो मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे। तो ऐसे न्यूरॉन जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगे उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो ब्रेन से सिग्नल लेके आएंगे उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है। सिनैप्स मैंने आपको बताया, सिनैप्स क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स कनेक्टिविटी। जहां पर दो न्यूरॉन की कनेक्टिविटी होगी वहां जो जंक्शन होगा उसको हम सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स पे न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन की शुरुआत होती है स्टिमुलस से। जैसे कोई भी स्टिमुलस, जैसे किसी को सुई चुभी, ये भी तो एक स्टिमुलस है। किसी के हाथ पे एसिड गिर गया, उसका हाथ जल गया, है ना, या किसी के कोई गर्म चीज किसी ने छू दी, है ना, तो ये सारे सेंसेशन स्टिमुलस है। और ये स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करता है। तो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। और न्यूरो ट्रांसमीटर वो होते हैं केमिकल्स जो कि साइनेप्स पे ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे कंडक्शन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, है ना। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको भी बताए, है ना। नर्वस सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में। ठीक है। और इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो लेयरिंग प्रेजेंट होती है उसको हम मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है। और मेनिंजेस लेयर तीन होती है: ड्यूरा मैटर, अरेचमॉइड मैटर और पाया मैटर। अरेचनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है हम उसको सब अरेचनॉइड स्पेस कहते हैं। और इसमें CSF फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड नरिशमेंट देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और पर डे का कितना फॉर्मेशन होता है? 750 ml पर डे का फॉर्मेशन होता है। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जहां पर कनेक्ट होता है उस होल को हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। मतलब ये एक ऐसा होल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। और ये जहां पर ब्रेन से कनेक्टेड होता है यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस होल को हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। ठीक है। और ये हमारा ब्रेन है, और यहाँ पर हमारा ऐसा नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। ये दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज ब्रेन, एंड दे बोथ आर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये इसकी जो लेयरिंग होती है, इस लेयरिंग को हम कहते हैं मेनिंजस। ठीक है। मेनिंजस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स: ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर अरेचमॉइड और पाया मैटर। एंड द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन अरेचमॉइड मैटर एंड पाया मैटर इज कॉल्ड सब अरेचमॉइड स्पेस। और इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। एंड अब हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। ठीक है। तो ब्रेन, ये पूरा जो है ये ब्रेन कहलाता है। दिस होल स्ट्रक्चर इज ब्रेन। ये खोपड़ी में प्रेजेंट रहता है, क्रेनियम में प्रेजेंट रहता है। ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। पूरे होल बॉडी वेट का 2% वेट हमारे ब्रेन का होता है, और उसकी लोकेशन होती है क्रेनियम कैविटी। और नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये कहलाता है ब्रेन स्टेम। ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है लंबा सा, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। और हमारे ब्रेन का जो ये आउटर पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो इनर सेंटर पार्ट है इसको हम मेडुला बोलते हैं। तो आउटर पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स, उसमें ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे इसलिए होता है, ये न्यूरॉन जो होते हैं ना, न्यूरॉन का मैंने अभी आपको बताया सेल बॉडी होता है और एक्सॉन होता है। तो नीचे वाले साइड में एक्सॉन प्रेजेंट रहते हैं इसलिए ये व्हाइट कलर का होता है, तो इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। और ये जो ऊपर प्रेजेंट रहता है इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। यहाँ पर न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी प्रेजेंट रहता है। तो सेल बॉडी ज्यादा होने की वजह से, डेंस होने की वजह से, यहाँ का जो कलर है वो
ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और ये जो अंदर का कलर रहता है ये व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, आया समझ में? अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये वाला पार्ट, इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो व्हाइट होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो ग्रे होता है। मतलब इसमें ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। और ये जो ब्रेन स्टेम्प है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वो होता है जो कि हमारे ब्रेन की ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को जोड़ता है, ठीक है। उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो रिस्पिरेशन का सेंटर होता है। ये है मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ आप देख सकते हो ब्लू कलर से, ठीक है। ये वाला आपका जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला है सेरेबेलम, और ये है सेरेब्रम। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये वाला पार्ट है सेरेबेलम। और ये है स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लंगाटा। दिस येलो कलर रीजन इज बोन्स, एंड दिस इज मिड ब्रेन। तो ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ब्रेन स्टेम में जो मेडुला ऑब्लंगाटा पार्ट है, दिस इज रेस्पिरेशन सेंटर। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। तो ये है ब्रेन का फंक्शन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट रहता है। हाइपोथैलेमस को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। और ये हमारे थर्स्ट और हंगर का सेंटर भी होता है। हमारी भूख प्यास इसी ब्रेन के हिस्से से रेगुलेट होती है, और ये हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रमोट करता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और ये हमारे एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, और हमारी कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन हो गए हाइपोथैलेमस के। सेरेब्रम को हम हाउस ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि सेरेब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और ह्यूमन बीइंग्स में जितना भी कैलिबर एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, वो सब सेरेब्रम की वजह से है। और ये काफी बड़ा पार्ट होता है। तो ये ब्रेन के जो 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, उसमें ये फैला होता है, ठीक है। ये पूरा जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है ये पूरा आपका सेरेब्रम है, और सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और यहीं से ह्यूमन बींग्स का इंटेलिजेंस निकल कर आता है। इमेजिनेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल सेंस, लर्निंग स्किल्स, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये सारी क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स में यहीं से निकल के आती है, ठीक है, सेरेब्रम से। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हियर यू कैन सी इन ब्लू कलर दिस वन, एंड दिस इज सेरेबेलम। ये सेरेबेलम ये वाला पार्ट पिंक से जो दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सेरेब्रम का फंक्शन हो गया। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसको एक तो पार्ट हो गया इसका सीएनएस, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा जो होता है वो होता है पीएनएस, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम। पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं नर्व्स। 12 क्रेनियल नर्व्स आते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलते हैं, स्पाइन से निकलते हैं, हमारे मेरु रज्जु से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है। और जो क्रेनियल नर्व्स है वो क्रेनियम से निकलते हैं। तो क्रेनियम से जो नर्व्स निकलते हैं उसका एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी नर्व, और आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व विजन्स की प्रोसेसिंग करता है, और ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेलिंग सेंस प्रोवाइड करता है। फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है जैसे मैं अपनी मर्जी से मेरे हैंड्स को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे मेरा कंट्रोल है। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है, मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मैं अपने हेड को स्क्रैच कर सकता हूँ, है ना।
तो जिन पार्ट्स में मेरा बॉडी में कंट्रोल है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, जो मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो रेगुलेट हो रहे हैं। जैसे मेरा हार्ट धड़क रहा है, मेरे जीआई ट्रैक में पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रहा है, आंतों में पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रहा है ना। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, ये इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? एड्रेनालिन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो एड्रेनालिन सिक्रीट करता है। और एड्रेनालिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है। और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है। मतलब जब भी कोई डेंजर सिचुएशन आती है, सडनली आपने कोई लॉयन देख लिया, या सडनली आपके सामने कोई स्नैक आ गया, है ना, ऐसी जो डेंजर वाली सिचुएशन है, जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, वहां पर एड्रेनालिन सिक्रीट होके सोमैटिक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी पिपल डायलेट हो जाती है, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, कि बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और बॉडी अवेयर हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसी का जो उल्टा होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिचुएशन में काम करता है, जब हमें खाना पचाना होता है, जिसमें हमारा एक्सक्रीशन, हमारे किडनी फिल्ट्रेशन करती है, हमारा स्टमक डाइजेशन करता है ना। तो रेस्टिंग कंडीशन में कौन सा काम करता है सिस्टम? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? एसिटाइल कोलिन। और मैंने आपको कल डिस्कशन के दौरान एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार्स भी बताए थे। दो टाइप के रिसेप्टार होता है, मस्कैरेनिक रिसेप्टार और निकोटेनिक रिसेप्टार। मस्कैरेनिक रिसेप्टार M1 M2 M3 M4 M5, और निकोटेनिक रिसेप्टार होते हैं N1 और N1। तो ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार। ठीक है। और एसिटाइल कोलिन किस टाइप का होता है न्यूरोट्रांसमीटर? इनिबिटरी होता है या एक्साइटेटरी होता है? हम्म। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बताया था ना, एसिटाइल कोलिन, है ना, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम का रिवीजन कर लिया है, न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन देखे, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। हमने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा, है ना। पीएनएस और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। टीएनएस पैराफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में आता है। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो कमजोर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है ना, रीव केज में प्रेजेंट रहता है, इंटरनल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, तो ये सारे विसरल ऑर्गन कहलाते हैं, इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं। और हमारी पूरी बॉडी कनेक्ट कनेक्ट करती है एक दूसरे से नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को पूरा रेगुलेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको रिवाइज कर लिया, आप पढ़ लीजिएगा, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कल, अदरवाइज मैं तो पूछूंगा आप लोगों से, है ना। तो पढ़ लीजिएगा आप इसको। नर्वस सिस्टम समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? हम्म। भूख प्यास सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सोना उठना बैठना जागना, आपका सोचना, आपकी इमेजिनेशन, है ना। आप खुश हो, आप नाराज हो, सारे इमोशंस, ये कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये सिस्टम काम ना करे तो व्यक्ति पागल हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है, सर्किट हो जाता है ना। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, मैं, है ना, सेरेब्रम पे शॉर्ट नोट लिखो, सेरेबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ब्रेन स्टेम, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, इन पार्ट्स के आपको नाम पता होना चाहिए और ये पार्ट्स के फंक्शन क्या है। ब्रीदिंग कहाँ से कंट्रोल होती है और हार्ट रेट बताओ ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होती है? विजय, स्नेहा। ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट कहाँ से कंट्रोल होती है, ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होगी?
अच्छा बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? सर ब्रीदिंग रेट मेडुला ऑब्लंगेटा से कंट्रोल होता है। वेरी गुड। मेडुला ऑब्लंगाटा इज द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। वेरी गुड विजय। नाउ टेल मी, हु कंट्रोल्स द थर्स्ट एंड हंगर? भूख और प्यास कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट भूख प्यास कंट्रोल करता है? ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। बताओ। ये आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। हमारा बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, तो वो कौन मेंटेन करता है? वो हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। ठीक है। और हमारे अंदर मैथ्स स्किल, इंटेलिजेंस और वर्बल कम्युनिकेशन का स्किल्स, हमारी इमेजिनेशन, थिंकिंग, प्लानिंग, ये एबिलिटी ब्रेन के कौन से हिस्से से आती है? बताओ। सर सेरेब्रम। हाँ, कहाँ से आती है? कौन से हिस्से से अभी आपको मैंने दिखाया था ना। एक मिनट। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है सेरेब्रम। ठीक है। और सेरेब्रम से ही ये सारी एबिलिटीज आती है हमारे अंदर। ठीक है। हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल सेंस, लर्निंग स्किल्स, ये सब कहाँ से आती है? ये ब्लू वाले हिस्से से। वेरी गुड दीपिका। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मुझे एग्जाम्पल बताइए एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के। एक्साइटेटरी कौन सा है और इनहिबिटरी कौन सा है, बताइए। सर नहीं पता। कोई बात नहीं, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनालिन सिक्रीट होगा, फाइट एंड फ्लाइट, भाग दौड़ वाली सिचुएशन। कितनी बार सिंपैथेटिक बता नर्वस चुका हूँ। सिस्टम जो है उसमें सिग्नल मतलब बॉडी को अलर्ट करता है, सिग्नल देता है। हाँ, बॉडी एकदम एक्टिवेट हो जाएगी। कितनी बार मैंने आपको और पढ़ाया, बताया है। पैरासिम्पैथेटिक में सर सिग्नल जो है वो मतलब रिलैक्स होते हैं उसमें। हाँ, इसमें बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। वेरी गुड, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस की बात है। किसी व्यक्ति को यदि मिर्गी हो गई है, तो उसकी बॉडी में जो कंडक्शन हो रहा है, वो अनवांटेड कंडक्शन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर की फायरिंग हो रही है, तो उसकी बॉडी में जो बहुत ज्यादा मूवमेंट है, तो उसको कम करने के लिए हम कौन से ड्रग्स देंगे? इनहिबिटरी वाले ड्रग्स देंगे ना, जो इनहिबिशन कॉज करेंगे। तभी तो वो कंडक्शन रुकेगा, है ना। मैंने सर आपको बता। टैग्रेटॉन। हाँ, टाइग्रेटॉल, वेरी सर गुड। टैग्रेटॉन। हाँ, ये मिर्गी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा है, फेनेटोइन और वेल्प्रोइक एसिड। ठीक है। जो कि मिर्गी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, और हमारी कंट्री में बहुत सारे पेशेंट है जिनको मिर्गी रहती है ना। और कभी भी इसका दौरा आ जाता, कोई भरोसा नहीं किसको किसको कब कहाँ आ जाए, है ना। और बस दौरा आता है तो 2-4 मिनट के लिए गेम हो जाता है। ठीक है। तो मिर्गी भी आपके सर ये मिर्गी जो है वो मतलब किसी हमारे मतलब ब्रेन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके कारण ऐसे ये मिर्गी होने लगती है, या मतलब ऐसा क्या रीजन होगा सर मिर्गी का? मिर्गी का एग्जैक्ट कॉज तो अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज अननोन है मिर्गी का। लेकिन ये पता है मिर्गी होती क्यों है। मिर्गी होती है, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सेस फायरिंग हो जाती है ब्रेन में, है ना। ये जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरो हैं, और जो इनहिबिटरी न्यूरो हैं, ये दोनों में डिसबैलेंस आ जाता है ना। अभी मैंने आपको बताया सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं, तो एक होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक। तो जहां से स्टिमुलस आ रहा है उसको हम प्री सिनेप्टिक बोलते हैं, और जिसको जा रहा है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक बोलते हैं। तो जो न्यूरो है, इनके बीच में बैलेंस बना होना चाहिए। जैसे एक्साइटेशन है, जैसे मूवमेंट के लिए एक्साइटेशन चाहिए, है ना। जैसे बॉडी में मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एक्साइटेशन चाहिए ना, तभी तो वो कंडक्शन होगा। और एक होता है इनिबिटरी जो कि मूवमेंट को स्टॉप कर देगा।
है ना। तो ये दोनों ही प्रकार के जब न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में डिसबैलेंस हो जाता है तब मिर्गी की बीमारी होती है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो फिर हम उसको ओवरकम करने के लिए हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वाले ड्रग देते हैं, जो कि उसके न्यूरॉन की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, तभी तो वो मूवमेंट रुकेगा। नहीं तो पेशेंट क्या करता है, वो तो हाथ हिलाएगा तो हाथ ही हिलाते रहेगा, है ना। पार्किंसन डिजीज क्यों होता है? पार्किंसन डिजीज कोई बताएगा? ये एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं कि पार्किंसन डिजीज क्यों होती है, इसका कॉज क्या है? कोई बताएगा पार्किंसंस डिजीज? आप सभी ने पार्किंसंस के पेशेंट देखे हैं, आपने बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो मतलब उनकी गर्दन या तो ऐसी ऐसी नई नई के मूवमेंट, हम नहीं बोलते हैं ना, नहीं, सर वो वो नई नई। उसमें गर्दन बहुत सर देर तक डोपा हिलती रहती है, मतलब बॉडी का कोई पार्ट जो है वो ऐसे हिलते रहता है। हाँ। सर वो न्यूरॉन डोपामाइन सिस्टम की से लेवल रिलेट को सर न्यूरॉन डोपामाइन सिस्टम से रिलेटेड है वो। आरती ने सही जवाब दिया है, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। मैंने अभी आपको इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताए, इसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपका डोपामीन। ठीक है, डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से पार्किंसन डिजीज होता है, और बढ़ती एज के साथ पार्किंसन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जो 70 क्रॉस कर जाते हैं उनको पार्किंसन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एज काफी हो गई है, अब बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पा रही। तो डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के मूवमेंट अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, है ना। हमारी फिंगर ड्रमिंग एक्शन शो करने लगती है, हमारी उंगलियां हिलने लगती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं तो हमारी फिंगर वाइब्रेट होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है पार्किंसन डिजीज। इसमें बॉडी सामने की तरफ बेंट हो जाती है ना। और हमारे जो मसल्स है इस पे से हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। तो कभी कभी हमारा जो आंख है वो डिम डिम सा लगता है। आपने देखा होगा कभी कोई ऐसा पेशेंट जिसका आधे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है ना। सामान्यतः हम आप यंग लोगों को देखो, उनकी बॉडी पे कितने सारे एक्सप्रेशंस आते हैं क्योंकि मसल्स पे ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग है, काफी एजेड हो गए हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से उनकी आंखें की जो ये आईलिड होती है ना, ये भी ऐसी झुक सी जाती है। तो अलग ही उनके फेस पे मतलब ऐसा लगता है जैसे मुरझा सा गया है चेहरा, है ना। तो ये जो मुरझाए जैसा चेहरा है, ये भी डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता। तो आप ये जरूर याद रखना, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं और इनहिबिटरी कौन से हैं। ध्यान से सुन लो, चाहो तो नोट डाउन कर लो, है ना। वैसे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे देता हूँ, अदरवाइज आप लोग नोट डाउन भी कर लिया करो। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और नॉर एड्रेनालिन और ग्लूटामेट और हिस्टामिन। ये चार नाम याद रखना, ये एक्साइटेटरी है, मतलब इनकी वजह से एक्साइटेशन कॉज होगा। ठीक है, और जो इनहिबिटरी होते हैं उसका एग्जाम्पल है डोपामीन, है ना, और गाबा, सेरोटोनिन। ये इनहिबिटरी होते हैं, ये रिलैक्सेशन देंगे, है ना। मतलब जैसे आपको मैं सेरोटोनिन की दवाई दूंगा ना तो आपको बड़ा मस्त लगेगा, रिलैक्स रहेगी आपकी बॉडी। युद्ध चलेगा और आप लोग में एक्साइटमेंट नहीं आएगा। सेरोटोनिन आपको रिलैक्सेशन देता है, एक ऐसी स्थिति में लेके जाता है कि आपको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। सेरोटोनिन के ड्रग्स भी आते हैं, ये जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ये ड्रग यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो रहते हैं डिप्रेशन में, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो उनको जब हम सेरोटोनिन देते हैं तो सेरोटोनिन देने से वो खुश रहना शुरू कर देते हैं। सोचो, मतलब किसी घटना की वजह से कोई पेशेंट दुखी है और आप उसको ड्रग देके खुश कर रहे हो, तो दवाइयां आपको खुशी भी दे सकती है। तो ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो जिनका बॉडी में बहुत जबरदस्त एक्शन रहता है, ये सर ये जो ड्रग्स। डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं जैसे आपने अभी बताया, तो वो क्या जैसे अपनी पास्ट वाली चीजें जब ऐसी जब मेडिसिन चालू हो जाती है तो क्या पास्ट में हुई चीजों को भी मतलब वो भूल जाते हाँ, हैं क्या? बोलने लगते धीरे धीरे, हाँ। डिप्रेशन का एक एक कारण ये भी है कि किसी व्यक्ति को कोई शॉक लग गया है, वो उसको भुला नहीं पा रहा है, तो वो डिप्रेशन में चला गया है। तो जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, एक होता है मनोचिकित्सक और एक होता है मनोवैज्ञानिक, है ना। मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में। ठीक है, बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। तो जब ये पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं तो ये दो तरह से उसको ट्रीट करते हैं, या तो वो उसको उसको मतलब ऐसी थेरेपी देंगे जिसमें वो
अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उसको उन चीजों से बाहर लाने की कोशिश करेंगे, है ना। और दूसरा होता है उसको मेडिकेशन देंगे। तो उसको ऐसा मेडिकेशन देंगे कि उसकी एंशियसनेस कम हो जाए, उसकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाए, है ना। तो ये चीजें यदि कम होगी तो धीरे धीरे फिर पेशेंट उस चीजों से बाहर आ जाएगा। फिर उसको ये भी सलाह दी जाती है उससे जुड़े लोगों को कि वो बात उसको फिर से ना बताई जाए। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को ये सलाह दी जाती है कि भैया इसको ये बात मत बोलना, ये बात यदि तुम बोलोगे तो उसको दौरा आएगा एक, है ना, बौरा जाएगा वो। ऐसा होता है, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं, किसी पर्टिकुलर नाम को आपने उनके सामने ले लिया या कोई घटना उनको याद दिला दी, तो कुछ मिनट के लिए वो मतलब पागल से हो जाते हैं। तो ये सब मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको ट्रीट करने में बहुत लंबा समय लगता है। और हमारा ब्रेन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है ब्रेन के किसी हिस्से पे चोट लगे तो आपकी पूरी याददाश्त चली जाए, आपको कुछ भी ना पता चले। मूवीज में आप देखते तो वो बिल्कुल सच होता है, सर सर पे चोट लगने से मेमोरी लॉस हो सकता है। आपने गजनी मूवी देखी तो है? गजनी मूवी में क्या होता है, पहले तो वो अच्छा बिजनेसमैन रहता है, उसके सर पे जब विलेन चोट करता है तो उससे उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको केवल 15 मिनट तक का याद रहता है बस। उसके बाद वो सब भूल जाता है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उसको कुछ याद नहीं रहता। तो सर पे चोट लगने की वजह से होता है ये, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, वो कंप्यूटर की जान होता है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड, यदि वो मदरबोर्ड खराब हो गया तो वो बोलता है भैया मशीन कोई काम की नहीं। वैसे ही हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है और पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। पूरी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी अंदर जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारी बॉडी में, अंदर मूवमेंट्स भी तो हो रहे हैं, है ना। जैसे हम खाना गिलते हैं तो बस गिलना हमारे हाथ में है, उसके बाद नीचे तो अपने आप ही जाता है। तो नीचे जो अपने आप जा रहा है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू वो जो आहार नाल है ना, ईसोफेगस है, वो उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है ना। और वो धीरे धीरे जैसे यहाँ से दबी तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से खुल गई, मतलब ओपन हुई, और फिर यहाँ से दबी, फिर यहाँ से दबी थी अब फिर यहाँ से दबेगी, तो ऐसे ऐसे करके नीचे जाती हैं चीजें, है ना। जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इतना लंबा है, कम से कम 16 हाथ की साड़ी आपने देखी होगी, है ना, 16 हाथ की साड़ी जितना लंबा है, मुंह से लेके तो एनस तक, लेकिन फिर भी जो चीज यहाँ से जाती है वो बकायदा सुबह तक निकल जाती है। तो सोचो मूवमेंट तो है ना, मूवमेंट तो है, तभी तो वो चीज एक छोर से डाल रहे हैं तो दूसरे से निकल जा रही है ना। और रास्ते में ऐसी व्यवस्था है कि उसमें से अवशोषण किया जाएगा, है ना। तो ये जो अवशोषण है, जो डाइजेशन है ना, सिक्रीशंस है हमारी बॉडी के, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। तो हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के पास ये सिस्टम है। आप इसको पढ़ें समझें कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम आता है ना। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फॉर ब्रेन, है ना, इनके क्या फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इंसान अपने ब्रेन की पावर से किसी चीज को मूव तक कर सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। और जो इन इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं वो ये कर सकते हैं। इसलिए पहले आपने सुना होगा ना कि लोग अपनी ब्रेन की पावर से किसी चीज को हिला देते थे, वो बिल्कुल सच बात है ना। पर इंसान अभी उस लेवल पे है नहीं, वो अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल करना नहीं जानता, है ना, अब उसको आता नहीं, कोई सिखाता नहीं, और ये सब विद्याएं विलुप्त हो गई। नहीं तो इंसान का ब्रेन हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल है कि पूरे ब्रह्मांड पे एक्सेस है इसका। ठीक है। लेकिन इसके लिए इंसान को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, 10-20 साल, 15-20 साल लगभग तपस्या करनी पड़ेगी। और हम अपनी इंद्रियों पे संयम लाना पड़ेगा। हमारी जो एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है, हमारे आईज से, हमारे ईयर से, हमारी नोज से, है ना, हमारे माउथ से, ये जो एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है, इस एनर्जी के फ्लो को हमको अंदर की तरफ लाना पड़ेगा। और इस अंदर की तरफ लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब आंखें हैं फिर भी हमें देखना बंद करना पड़ेगा। चीजें हम सुनते हैं तो इसका हमारे ब्रेन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है इसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं वो आउट ऑफ सोसाइटी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी माइंड पे बहुत हैमरिंग करती है ना।
सोसाइटी को आप कभी सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। आज आप कुर्ता पहन के घर से बाहर निकलोगे तो आपका राइट साइड वाला पड़ोसी कहेगा यार तू तो जीन टी शर्ट में बहुत अच्छा लगता है, तेरे इतने अच्छे मसल से कुर्ता वुर्ता मत पहना कर, है ना। वहीं पर इसका उल्टा, जिस दिन जीन टी शर्ट पहनोगे उस दिन कहेंगे भैया कुर्ते में अच्छे लगते हो यार, अब तुम्हारी एज नहीं रही, कॉलेज में पढ़ाते हो तो जीन्स टी शर्ट अच्छा नहीं लगता। तो सभी टाइप के दुनिया में लोग और ये माइंड पे हैमरिंग करते हैं, और इनकी माइंड की हैमरिंग से ही एक वक्त के बाद हमारा दिमाग ऐसा होता है कि किसी काम का नहीं रहता। ना कोई क्रिएटिविटी रहती है, ना कोई कला रहती है, ना कोई इनोवेशन रहता है। और हमारा इस जीवन के प्रति एक निराशावादी रवैया डेवलप हो जाता है, तो ये सोसाइटी की वजह से होता है ना। तो जो लोग मतलब माइंड पे कंट्रोल करना चाहते हैं, माइंड को यूज करना चाहते हैं, वो लोग फिर सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर जाके ऐसे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ शांति हो, जहाँ उसको कोई ये ना बोले कि भैया तूने क्या पहना है, थोड़ा ऐसा कर, थोड़ा वैसा कर, थोड़ा बाल ऐसे कटा, बाल वैसे कटा। मतलब वो अपने हिसाब से जीते हैं, फिर जब वो अपने हिसाब से जीते तब उनका ब्रेन डेवलप होता है। एक चीज याद रखना, जब कोई व्यक्ति नियम संयम से रहेगा तभी उसका ब्रेन डेवलप होगा, अदरवाइज उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता है ना। आपने देखा होगा पहले लोग अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए काफी एक्सरसाइजेस किया करते थे, शीर्षासन करते थे। शीर्षासन आपको पता है, जिसमें व्यक्ति उल्टा हो जाता है। और जब व्यक्ति उल्टा होता है तो क्या होता है बताओ, कोई बताएगा, जनरल नॉलेज। हम्म। ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। जब हम उल्टे हो जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए उल्टे रहते हैं तो ब्रेन में ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, इसलिए शीर्षासन करने से भी हमारा ब्रेन डेवलप होता है। दूसरा, जब हम मतलब अनुलोम विलोम करते हैं ना, आपने देखा होगा, एक नोस्ट्राइल को बंद करके दूसरे एक से इनहेल करते हैं, फिर दूसरे से एक्सहेल करते हैं। ये जो प्रोसेस है, इससे भी ब्रेन को बहुत नरिशमेंट मिलता है। और ये जो हम कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं, हमने जैसे डीप इनहेल किया और डीप एक्सहेल किया, ठीक है, और हमने हमारी सांसों को रोक लिया, सपोज हमने नाक बंद कर ली। अब हमारे बॉडी में डिजायर प्रोड्यूस होगी कि ऑक्सीजन मिले, और वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते जाएगी, है ना। तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है ना। और इससे भी मतलब हमारे पूरी बॉडी को मतलब ऑक्सीजन मिलता है, हर सेल को, और नरिशमेंट मिलता है ना। तो ये बहुत ये जो प्रैक्टिसेस है इसके पीछे साइंस है, और इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। लेकिन पहले लोगों ने मतलब बस बता दिया, उसके पीछे के विज्ञान को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि पहले पहले बहुत सरल बुद्धि के लोग हुआ करते थे, है ना। भाई किसी ने बेटे ने पिता से पूछा कि भाई पिता, गॉड क्या है, भगवान क्या है, तो उसको सिंपली बता दिया भाई, ये पानी में नमक डाल दिया। बोले बेटा नमक दिख रहा है क्या, तो बोले नहीं। तो बोले बस ऐसा ही है, जैसे नमक पानी में समा गया है और कण कण में पानी के नमक है, तो कहीं से भी एक बूंद भी टेस्ट करके देख ले तो तुझे खारा टेस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वो समाहित है। तो ऐसे ही बोले गॉड पूरे यूनिवर्स में समाहित है, कण कण में, हर जगह है। बच्चा समझ गया बस। लेकिन आज के लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल है। हमारा जो ब्रेन है उसका एक हिस्सा वो है जहाँ से लॉजिक्स आते हैं, और वो लॉजिक वाला हिस्सा हमारा इतना डेवलप हो चुका है कि हमको एक सरल सी चीज भी अब समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे लॉजिक बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। आपको पता है हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा डेवलप करता है। हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और ये दोनों हेमिस्फीयर जहां पर जुड़ते हैं उसको एक सेंटर पार्ट होता है जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा हिस्सा होता है ब्रेन के सेंटर में, और ये हिस्से में मतलब बहुत ज्यादा पावर होती है, मतलब हमारे पूरे ब्रेन की पावर सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हम हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट से आता है तर्क वितर्क, हम तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, हम चीजों को तोड़ के समझते हैं। ये हमारे ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट की टेंडेंसी होती है। नीचे वाले पार्ट की टेंडेंसी होती है कि वो फूल को बिना तोड़े समझ जाएगा कि उसके अंदर परागकण है, उसको फूल का डाइसेक्शन करने की, उसको काटने की जरूरत नहीं है ना। इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल है कि उसको किसी चीज को समझने के लिए उसको काटने, तोड़ने और डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। वो एज इट इज उसको वो जैसी है वो वैसा ही समझ सकता है। ये इंसान के मिड ब्रेन की पावर होती है, ठीक है।
और हमारा जो ब्रेन होता है, इसमें जो हमारा पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये सेरोटोनिन नेचुरली रिलीज करता है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे हमें प्लेजर फील होता है, जॉय फील होता है ना। डोपामीन हुआ, ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो हमें एक्सट्रीम लेवल पे प्लेजर फील होता है। तो रिसर्च की गई कि भैया लोग बैठते क्यों हैं शांति से आंख बंद करके, इनको ऐसा क्या मिल रहा है कि ये 2-2 दिन बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति 5 घंटे कैसे बैठ सकता है, ना वो टीवी देख रहा है, ना वो कोई कहानी सुन रहा है, ना कहानी सुना रहा है, उसके सेंसेस को कोई स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा, वो कैसे बैठा है 5 घंटे। वो ऐसे बैठा है 5 घंटे कि उसके अंदर मेडिटेटिव स्टेट में, ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो उसको एक्सट्रीम लेवल पे जॉय दे रहे हैं, और उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, है ना। तो इस बात पे बहुत रिसर्च हुआ। तो एक आप गूगल पे डाल के देखना, आनंदामाइड नाम का एक केमिकल है, ठीक है, जिसकी खोज हुई है। और ये उन लोगों की बॉडी में रिलीज होता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि 6 महीने से साल भर मेडिटेशन करे और आप उसकी बॉडी में ब्लड टेस्ट करके देखोगे, तो आपको आनंदामाइड नाम का एक केमिकल मिलेगा जो कि उन्हीं की बॉडी में रिलीज होता है, अंदर से, जो लोग ध्यान करते हैं। और ये केमिकल की वजह से व्यक्ति बिना किसी कारण के खुश रहना शुरू कर देता है। और ये व्यक्ति के लाइफ की सबसे एक्सट्रीम स्टेज होती है कि वो बिना किसी कारण के खुश हो। क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति इसलिए खुश होता है कि उसको मर्सरीज मिल गई, तो उसकी खुशी का कारण मर्सरीज है। कल को वो ठुक जाएगी तो वो दुखी हो जाएगा, है ना। कल को कोई खुशी इसलिए है कि भाई मेरे पास पैसा है, तो जब वो पैसा चला जाएगा तो शायद वो दुखी हो जाए। पर बताओ, कोई व्यक्ति यदि अकारण खुश है, तो आप उसको दुखी कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसकी खुशी का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि कारण यदि जाएगा तो उसके इफेक्ट चले जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कभी, है ना। हर इफेक्ट का कॉज होता है, कॉज से ही इफेक्ट आता है, और आप कॉज को हटा दो तो इफेक्ट रहेंगे क्या? एक भी इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति खुश है और उसकी खुशी का कोई कारण ही नहीं है, तो आप उसको दुखी कैसे कर सकते हो? बहुत मुश्किल है आप उसको दुखी कर पाओ। तो ये केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। अब ये कैनाबिनॉइड सिस्टम पे काम करते हैं हमारी बॉडी में। मैंने आपको बताया ना, रिसेप्टार्स होते हैं। जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो ये अपने रिसेप्टार से बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन और माइंड पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि भाई, जो गांजे में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, अफीम में जो होता है, ये वैसा होता है लगभग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि गांजा तो व्यक्ति को एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ता है, अफीम भी एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत लोग गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि ये इनके माइंड की स्टेट पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इस हद तक प्रभाव डालता है कि आपने देखा होगा गांजा पीने वाले लोग, साधु संत महात्मा हो गए, दुनिया छोड़ दी, जग छोड़ दिया, सब छोड़ दिया उन्होंने। वो चीज है नशा। पर ये नशा इंटरनली भी प्रोड्यूस होता है, और ये इंटरनली यदि प्रोड्यूस होने लगे तो वो है आध्यात्म। जब व्यक्ति अंदर से, व्यक्ति के नशा आने लगे, तो ये होती है आध्यात्म की पहली सीढ़ी। मतलब उसके नशा अंदर बन रहा है, उसको गांजा नहीं पीना पड़ रहा है, उसको अफीम नहीं पीना पड़ रहा है। जो चीज उसको अफीम की फीलिंग अफीम से दे रही थी, वो चीज उसके अंदर से ही आने लगी है। ये होती है आध्यात्म की पहली सीढ़ी। और इसके लिए हमको हमारे ब्रेन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग आज साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है कि हम सब ये पढ़ पा रहे हैं कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सेरोटोनिन क्या है, डोपामीन क्या है ना। क्यों व्यक्ति को प्लेजर फील होता है, इतना प्लेजर क्यों, इतना एक्साइटमेंट क्यों, इतना आनंद क्यों? कोई काम व्यक्ति करता है तो बहुत ज्यादा प्लेजर का फील होता है उसको। क्यों हो रहा है ये प्लेजर? कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, है ना। ये प्लेजर कहाँ से आ रहा है? ये सब केमिकल्स की वजह से आता है, और ये केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में। और उस सिचुएशन में रिलीज होने के बाद अपने रिसेप्टार से बाइंड करते हैं और अपना एक्शन देते हैं, इसलिए व्यक्ति प्लेजर फील करता है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम में प्लेजर फील करता है। पर जब जब जहां जहां प्लेजर की बात आई है, तो वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनको बहुत ऊपर रखा गया है, क्योंकि उनसे भी प्लेजर मिलता है। और वो जो प्लेजर है वो कुछ मिनट का होता है, कुछ सेकंड का होता है, लेकिन वो भी केमिकल के रिलीज होने की वजह से ही होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंटरेस्टिंग है ना।
डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, है ना, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा, है ना, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, है ना। चलिए ठीक है, कल आगे हम इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। आपका होमवर्क है, आप नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। और कल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। आज कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास यहीं पर हम रोक देते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। बाय।